था। धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की एकता को कमजोर कर शासन करती थी। आज आजाद भारत में राज ठाकरे और उनकी पार्टी मन से भी महाराष्ट्र में समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव में सत्ता पाने के लिए महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा के नाम पर मनसे गुंडागर्दी कर रहा है। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और घनश्याम उपाध्याय को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ अब लगता है कि जनता ही जागेगी और बीएमसी चुनाव में उत्पाती मनसे को वोट से जवाब देगी। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कब खत्म होगा गुंडाराज का चैप्टर? संविधान ने दिया अधिकार तो क्यों उत्तर भारतीयों पर वॉर? सियासत से जाओगे समाज से, मनसे को जवाब मिलेगा मत से। आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ। अब जनता लेगी एक्शन, तब खत्म होगा हिंदी मराठी टेंशन। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा विवाद पर घमासान मचा है। मराठी बुलवाने की जिद पर अड़े मनसे के गुंडे हिंदी भाषी लोगों पर अत्याचारी बनकर टूट रहे हैं। मुंबई और उपनगरों में गैर मराठियों पर मनसे के हमले बढ़ते जा रहे हैं। मीरा रोड में मराठी बोलने से मना करने पर स्टॉल मालिक की पिटाई हुई। विक्रोली में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गैर मराठी दुकानदार को सरेआम पीटा गया। मराठी अस्मिता के नाम पर शुरू हुई मनसे की गुंडागर्दी इन घटनाओं के बाद और तेजी से बढ़ी। इसके बाद तो ऑटो चालक, लोकल में सफर कर रही उत्तर भारतीय महिला, शौचालय संचालक, नाइट राइडर्स, डांस बार में तोड़फोड़। मनसे की गुंडागर्दी के शिकार इनके अलावा भी कई उत्तर भारतीय और गैर मराठी लोग हुए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय की याचिका को बिना सुने खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। मेरे साथ एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में, PIL के रूप में, मराठा भाषा विवाद मामले पर राज ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग को लेकर इन्होंने एक पिटीशन फाइल की। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ घनश्याम उपाध्याय सीधे जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की कोर्ट में मैटर लगा हुआ था। सर, हमारे दर्शकों को बताएं क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, डिटेल से बताएं। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर कॉल आउट हुआ तो मतलब कोर्ट ने हमको सुनने का कोई अवसर नहीं दिया। कोर्ट का मतलब ऐसा मानना, शुरू से ऐसा विचार था कोर्ट का, गवई साहब का, कि मतलब कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी हाई कोर्ट का है और आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट आप क्यों नहीं किए? तो हमने फिर उसका जवाब दिया, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया कि भाई ये जो रिलीफ हम मांग रहे हैं बहुत लार्जर इशू है, नेशनल लेवल पे इसका रेमिफिकेशन होगा या हाई कोर्ट के मतलब कि दायरे के बाहर की चीज़ है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने प्रेयर क्लॉज C भी पिटिशन का जो पढ़ के हमने उनको सुनाया, बताया, फिर भी उनका ऐसा मानता कि नहीं, हाई कोर्ट अल्टरनेट रेमेडी है, प्रॉपर रेमेडी है। फिर उन्होंने लिबर्टी दी हमको विड्रॉ करने के लिए और हाई कोर्ट में लिबर्टी जाने के लिए हमको लिबर्टी दिया, तो अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। याचिकाकर्ता वकील का कहना है कि महाराष्ट्र में मनसे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। भाषा के नाम पर समाज का बंटवारा देश की एकता के लिए खतरा है। घनश्याम उपाध्याय ने महाराष्ट्र में समाज को विभाजित करने वाले इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग की, तो साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। तो अब आप हाई कोर्ट में ये पिटीशन मूव करेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन चूंकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी, और आप इस मुद्दे को लेके इतने अग्रेसिव, क्योंकि वो पिटीशन की कॉपी हमारे पास आई थी, हमने पढ़ी वो आपकी PIL की कॉपी, उसमें काफ़ी डिटेल में आपने चीज़ें बताई थी, तो क्या चल रहा है वहाँ? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट की पूछा आपने, सुप्रीम कोर्ट हम क्यों आए, तो देखिए मामला मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ही मामला था कि इस तरह के मैटर में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैटर में कम से कम 1 डजन में जजमेंट्स लेकर के आया था, जो मैं साइड करता आर्गूमेंट के टाइम पर, मैं उसको रिलाई करता
खैर उसका अवसर ही नहीं मिला हमको। तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के कितने सारे जजमेंट हैं हेट स्पीच के ऊपर, मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस के ऊपर कितने सारे जजमेंट्स हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को एंटरटेन किया हुआ, गाइडलाइंस दिया हुआ है। और गाइडलाइंस यहाँ तक दिया हुआ है कि बोला है कि पुलिस को सुओ मोटो एफआईआर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पिटिशन जो हमारा हमने रेज किया था, इसमें हमारा जो पिटिशन था, कहीं वो सब पिटिशनों से, वो सब इशू से बेटर इशू था और सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है अपना व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ अब बोल नहीं सकते, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण समझिए कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कभी कोई एंटरटेन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हमारे पास एक डजन मैं दिखा सकता हूँ आपको जजमेंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आर्टिकल 32 में पिटिशन एंटरटेन किया है। अब आप बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे? देखिए, हम बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन हम लगाएंगे कि देखिए ये जो इसमें जो इशू हमने रेज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस तरह की चीज़ अगर देश में अगर कंटिन्यू होगी तो ये देश का इसका रिपरकेशन पूरे देश के कोने कोने में आ सकता है। फिर देश की जो एकता वाली बात हम करते हैं वो खत्म हो जाएगी। हर रीजनल लेवल पे, हर स्टेट में हर आदमी बोलेगा यहाँ आने के लिए आपको ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, जिस तरह राज ठाकरे कर रहे हैं। तो ये तो हम इसको करने वाले हैं और जरूरत पड़ेगा तो वापस हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, अगर ऐसा हमको जरूरत महसूस हुआ। अगर हाई कोर्ट में देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारा खुला हुआ अभी आने के लिए, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि आपकी क्या पिटीशन थी और किन डिमांड्स को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब ये यहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे कि एक जो जिस तरह से मराठा लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके एक विवाद चल रहा है, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। हाई कोर्ट में अब देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में कि अगर ये पिटीशन फाइल करते हैं तो आगे क्या होता है। महाराष्ट्र की जनता भी मनसे के बंटवारे की राजनीति से परहेज कर रही है। राज ठाकरे और उनके गुंडे जिस बीएमसी चुनाव को लेकर उत्पात मचा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसी बीएमसी चुनाव में जनता मनसे को सियासत से ही चलता कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, घनश्याम उपाध्याय याचिकाकर्ता वकील मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक पंडित अध्यक्ष आदिवासी विकास समिति भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र मराठा भाषा विवाद को लेकर उपाध्याय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर हियरिंग के लिए आया तो बेंच जो था चीफ जस्टिस गवई साहब का बेंच था और कोर्ट क्या मैटर को पूरा सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कोर्ट का ऐसा ओपिनियन था, व्यू था कि हमको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, जबकि हमारा ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि हमने जो इशू रेज किया है बहुत लार्जर इशू है। हम इसमें गाइडलाइंस चाहते थे। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट इस तरह गाइडलाइन दे सकती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, ताकि इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल पार्टी करते जो देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, जो कि कानून में इस तरह कोई विधान आज के डेट में नहीं है, वैक्यूम है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट इस तरह गाइडलाइंस लेट डाउन कर सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि मैं हाई कोर्ट में जाऊं और इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया और हमने बताने की कोशिश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं थी। और दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 1 डजन से ज़्यादा जजमेंट्स में लेके गया था जो मैं साइड करने वाला था, जिसमें इससे कम सीरियस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में पिटीशन डायरेक्ट एंटरटेन किया है और गाइडलाइंस भी दिया है समय समय पर। हेट स्पीच और हेट क्राइम को बहुत सीरियस माना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस दिया है कि ऐसे मैटर में सुओ मोटो एफआईआर करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। जबकि हमारे केस में हमने कंप्लेन किया था, कंप्लेन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन फाइल करने के बाद में रिमाइंडर उनको भेजा, सुप्रीम कोर्ट के सारे गाइडलाइंस भेजे, डायरेक्शन भेजे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया एफआईआर लॉन्च करने के लिए। और यहाँ तक बोला अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होता है तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया पिटीशन, जबकि स्थिति ऐसी है कि पिटीशन फाइल होने के बाद में हमको बताया गया है कि राज ठाकरे ने उसके बाद भी इस तरह का 2-4 जगह इस तरह की एक्टिविटीज की थी जहां लोगों के साथ मारपीट की थी।
तो ऐसे अगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरटेन नहीं किया, हमको हाई कोर्ट भेजा, तो हाई कोर्ट हम जाएंगे कि मेरा ऐसा मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए था पिटीशन। जी, मैं बाकी पैनलिस्टों के पास चलूंगा, उसके पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आखिर दायर क्यों की थी? आपकी प्रमुख मांगे इसमें क्या थी? देखिए, मैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाला था कि जो इशू इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, एक कोई मतलब एक क्षेत्रीय इशू नहीं है। आज देखिए, अगर इस तरह से भाषा के नाम पे या जात के नाम पे इस तरह अगर हमारे देश में लोग अगर इस तरह से एक दूसरे को अपने यहाँ आने से या कहीं देश में जाके बसने से या कहीं देश में बिजनेस व्यापार करने से मना करेंगे, खास करके मुंबई जैसे सिटी में जो कि मिनी इंडिया है, तो ऐसे में सोचिए देश की अखंडता और समृद्धता का क्या होगा। इसके लिए ये इशू इतना इंपॉर्टेंस था, हमको डिटेल हम गाइडलाइंस चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से, जो कि इसका नेशनल रेमिफिकेशन हो सकता था और आने वाले दिनों में इस तरह की जो है कि उपद्रव बंद हो सकते थे। लार्जर इशू था जो कि हमारे हिसाब से हाई कोर्ट के क्षेत्र के बाहर है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। जी, आप रहे हमारे साथ, बाकी के पैनलिस्ट के पास भी चलूंगा। डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, साफ तौर पर आपने देखा, उपाध्याय साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि ये एक बड़ा विषय है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। आज तमाम हिंदी भाषी या दक्षिण भाषी लोगों की पिटाई मराठी के नाम पर मुंबई में हो रही है। कल को हो सकता है कि ये अगर नहीं रुकी और ऐसे ही लोग पिटते रहे तो देश भर के दूसरे राज्यों में जो मराठी लोग हैं उनके प्रति लोगों का गुस्सा निकल कर आए, वहाँ भी मारपीट शुरू हो जाए। लेकिन उपाध्याय साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया और कहा कि आप जाइए, आप हाई कोर्ट में से दायर कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, मुंबई में हर रोज़ वहाँ पर लोग पीटे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सांकेतिक तौर पर कार्रवाई कर देता है और उसके बाद फिर लोग जाते हैं, वो चाटे मारना शुरू कर देते हैं, दुकान बंद कराना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मतलब सत्ता का इकबाल कहाँ है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब बात आती है कि ये बेशक देश के अखंडता और संप्रभुता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह का लैंग्विस्टिक विवाद अगर देश में फैलता रहेगा तो देश के अखंडता पे बहुत बड़ा चुनौती होगा। मेरा गुजारिश रहेगा केंद्रीय सरकार से कि केंद्रीय सरकार एक कठोर कानून लेके आए ताकि इस तरह के जो चीजें हैं ये देश के किसी भी प्रांत पे अगर क्यों ना हो उसको तत्काल रोका जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि मैं मानता हूँ कि जो भी पार्टी इस तरह के काम करते हैं, ऐसे पार्टियों पे अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग को कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और कार्रवाई शुरू करे और अगर आवश्यकता हो तो मानसे को बैन कर दिया जाए चुनाव से, क्योंकि ये कतई इजाजत नहीं होती है कि आप अपने कानून को हाथ में ले और तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, दंगा फसाद करे सिर्फ अपने छिचोरा राजनीति के लिए। और ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, तेलंगाना में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। उसके साथ साथ कर्नाटका में जीता जागता उदाहरण है, कन्नड़ लेके एक बहुत बड़ा विवाद कर्नाटका में चल रहा है और तमिलनाडु में तो शुरू से लेके आज तक चल ही रहा है ये सारी चीजें। तो मैं मानता हूं कि अब एक समय आ गया है जिसपे केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके कठोर कानून लाने की बहुत आवश्यकता है। जहां बात आती है कानून प्रशासन की, मेरा जरूर ये गुजारिश रहेगा महाराष्ट्र सरकार से और खास करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार से और वहां के पुलिस से कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिएगा इन सब चीजों पे और ऐसे जो अराजक एलिमेंट है इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इनके ऊपर कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। पर यहाँ मसला जो है, ये मसला केवल एक कानून की मसला नहीं है और कानून प्रशासन का मसला नहीं है, उससे बहुत बड़ा चीज है ये और देश के संप्रभुता और देश के अखंडता को लेके है। आज अगर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर तेलंगाना में इस तरह की चीजें अगर रोका नहीं गया, हो सकता है कि कल को फिर ये जाके उड़ीसा में फैले, उत्तर भारत में फैले, बंगाल में फैले, आसाम में फैले, पूर्वोत्तर राज्यों में फैले, राजस्थान में फैले। तो कहाँ पे फिर कहाँ तक जाएगा ये मामला और कहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे इन सारी चीजों को। भारत की अखंडता के प्रश्न है यहाँ पे। मेरा मानना है कि केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और अब समय आ चुका है कि केंद्रीय सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। मॉनसून से सदन दोबारा फिर शुरू होगा आपके 15 अगस्त के बाद
जब मेरे ख्याल से 20-22 अगस्त के आसपास से दोबारा शुरू होगा, और अगर आवश्यकता हो तो इस पे लोकसभा राज्यसभा में गंभीरतापूर्ण चर्चा होने की जरूरत है, और उसके बाद कानून पे संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि पैन इंडिया लेवल पे कठोर नीति अपनाया जाए, कठोर कानून अपनाया जाए, और ऐसे तत्वों को बाकायदा बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, और जो संविधान का उल्लंघन करता है ऐसे पार्टियों को कोई इजाजत नहीं है राजनीति करे, किसी भी क्षेत्र पे क्यों ना जी हो। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है। सैयद जब्बाद, आप क्या मान रहे हैं? जी मनोज भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय जी। संविधान। देखिए, ये कानून के पीछे लेने वाली सरकार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की थी। त्रिभाषा कानून लेकर के आई और उसके बाद फिर वापस करा, और महाराष्ट्र के अंदर एक आवाज उठी मराठी अस्मिता को लेकर के, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। मैंने कहा ना कि आग के अंदर जो है ना, वो बार बार तेल लाने का काम किसी ने करा तो मौजूदा सरकार ने करा, भारतीय जनता पार्टी की। और आज बड़ी बात कर रहे थे लोकतंत्र की दुहाई की। आप देखिए, पूरा विपक्ष जो है आज दिल्ली के अंदर सड़कों पे उतरा हुआ है। जिस तरीके से पूरा वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी साहब ने, पूरे विपक्ष ने उठाया है, क्या सरकार सुन रही है विपक्षी नेताओं की बात? और विपक्ष के नेताओं की बात सुनना तो दूर, अब तो लोकतंत्र का गला जिस तरीके से घोटा जा रहा है वो तो पूरे देश के सामने है। आज भाषा के आधार पर राजनीति अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। धर्म आधारित राजनीति देश के अंदर हुई, लोग सत्ता में बैठे और अभी भी मौजूद हैं। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर में क्या हो रहा है। धर्म आधारित राजनीति से जिसको फायदा होता है वो सभी को जानते हैं। जात आधारित राजनीति से किसको फायदा होता है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जात बताते हैं, उसके बाद जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, तो राजनीति किस तरफ जाएगी? आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है तो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत की बात है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर भी जल रहा है लेकिन वहां कोई आवाज नहीं उठा रही जा रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पे है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर उतर करके आवाज उठा रहे हैं लोकतंत्र के लिए, लेकिन सुनने को नहीं तैयार हो रहा है। वोट की खुली चोरी हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए किससे आप तवक्को करेंगे? क्या सरकार आपने इसी दिन के लिए बनाई थी? केंद्र के अंदर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के अंदर व्यवस्थाओं को सही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी जाए और अच्छा वातावरण में चर्चा और बहस हो। सदन के अंदर चर्चा नहीं हो रही, उम्मीद आप ये रख रहे हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो। आप देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, वो भी हम देखे हो। पूरी तरीके से केंद्र सरकार, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां वहां लोकतंत्र को खतरा है। भाषा आधारित राजनीति हो रही है, उसके हम पक्षधर नहीं है। हिंसा हो रही है, हम उसके भी पक्षधर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सरकार सुध लेना चाहे और सरकार जो है राजनीति से परे हट करके लोकतंत्र की चिंता करे, लोगों की चिंता करे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी जो है व्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है उसको रोका जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करी है, उसको फायदा होता है। आप कानून जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता, अपनी जो है विचारधारा क्यों थोपना चाह रहे हैं? हर प्रदेश के अंदर अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, उसका सम्मान होता है और एक दूसरे के प्रति बड़ी जो है मोहब्बत की नजर से देखा जाता है। अगर अब मैं बंगाल में रहा, दत्ता साहब, बंगाल के अंदर मैं बहुत से इलाकों में ऐसे गया जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वो बंगाली ही बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र भी है, मेरी रिलेटिव जो है वो महाराष्ट्र में है, नांदेड़ में, अकोला में, यवतमाल में, वहाँ गांव इतराफ के इलाकों में मराठी ही बोली जाती है, वो हिंदी भी बहुत कम समझ पाते। लेकिन आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं वही अपनी विचारधारा। आरएसएस और संघ की जो विचारधारा है वो जबरदस्ती लोगों का गला घोटने वाली है। उनकी मतलब सुपरमेसी वाली जो आइडियोलॉजी है वो उसका एक जो है नतीजा हम देख रहे हैं। जैसी विरोध हुआ, जैसी ही लोगों ने आवाज उठाई, ये बैकफुट पे आ गए। क्यों कर रहे हैं देश के अंदर ऐसा? मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और देश हित का भी यही फायदा होगा। अगर आप बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाएंगे तो देश के नागरिकों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की जो छवि है, जो भारत का फायदा है, वो देखा जाएगा। लेकिन भाई केंद्र सरकार से तो आप तवक्को और उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। अब बताइए,
महाराष्ट्र के अंदर जिस राजनीति का खेल करा जा रहा है और महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी हो गई, तो क्या फायदा होगा इस राजनीति का? क्या कर लेंगे आप और हम? खाली जो है आकर के अपना विश्लेषण दे करके चले जाएंगे और आप अपनी जो है न्यूज दे करके चले जाएंगे। लेकिन सरकार भी तो जिम्मेदार हो। गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर जिम्मेदारी तरीके से जो है चल रही है। अब तो राहुल गांधी साहब ने खुला कर दिया, जब सरकार ही वोट चोर करके सत्ता में बैठेगी तो इसी तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन जब्बार साहब, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, कल फिर हम दोबारा से आएंगे और जब तक आएंगे जब तक कि इस मसले का हल नहीं निकलेगा। विवेक पंडित, अध्यक्ष आदिवासी विकास समिति, मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर आई है देश की राजधानी दिल्ली से। विवेक पंडित साहब, मुंबई में भले ही हिंदी का विरोध हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में 800 साल पुरानी एक परंपरा है पंढरपुर वारी पैदल यात्रा की। महाराष्ट्र के लोग और दिल्ली के लोग मिलकर आज इस यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा निकाली गई और बड़ा अद्भुत नज़ारा था। लेकिन पता नहीं महाराष्ट्र को क्या हो गया, पता नहीं मुंबई को क्या हो गया कि हिंदी के नाम पर इतना विरोध, गुजराती के नाम पर इतना विरोध, दक्षिण भारतीय के नाम पर इतना विरोध कि चाटे मारे जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये चंद लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं और वो महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले वक्ता ने बताया कि महाराष्ट्र में कौन से भी शहर में जाइए, मराठी के साथ लोग हिंदी का उपयोग करते ही हैं। मुंबई तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल मुंबई में होता है। ये अपनी राजनीति के लिए कुछ चंद लोग विद्वेष की भावना फैलाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। उसका मानना यह नहीं है कि महाराष्ट्र में ये हो रहा है। महाराष्ट्र के कुछ चंद लोग कर रहे हैं, जो मैं ज्यादातर महाराष्ट्रियन लोगों को ये मंजूर नहीं है ये जो कुछ चल रहा है। क्योंकि मराठी सवाल क्या था कि 3 भाषाओं का सवाल था पढ़ाई में, सिलेबस में। तीसरी भाषा कौन सी हो? मराठी को मराठी नहीं चाहिए ऐसा तो किसने कहा नहीं है। हमारे बच्चे जब जर्मन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, जापानीज पढ़ते हैं, तब हमें खुशी होती है। और हमारे ही देश की जो मैं मानता हूं तब तक आधे देश की जो भाषा है उसके लिए हमको तकलीफ क्यों हो? जो साहित्य है वो मराठी के साहित्य के साथ साथ हिंदी का साहित्य इतना संपन्न है और मराठी का भी साहित्य इतना संपन्न है कि मराठी का डर किसे लगे, ये मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है। मराठी ये बहुत अर्वाचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है, अभी उसको अभिजात भाषा का दर्जा भी मिला है। तो मराठी ये जाने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर, मुंबई में सभी भाषाओं को अपनाया है और सभी लोगों को अपनाकर मुंबई चलती है, महाराष्ट्र चलता है। ये चंद लोग हैं जो गुंडागर्दी में फंसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विद्वेष की राजनीति जो है, ये विद्वेष की राजनीति। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन गुंडों को रोकेगा कौन? इन गुंडों को तो सरकार ही रोकेगी, इन गुंडों को तो पुलिस ही रोकेगी। आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं, सरकार का डर क्यों नहीं? एक बार फिर से चलेंगे। उपाध्याय जी काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, धूप भी पड़ रही है। उपाध्याय जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाईकोर्ट जाएंगे? देखिए, अभी हम ऐसा करेंगे कि अभी तो मतलब कि मैटर तो ऐसा, हाई कोर्ट ने हमको परमिशन दिया है विड्रॉ करने का, लिबर्टी दिया हाई कोर्ट में जाने के लिए। तो हम हाई कोर्ट में अब जाएंगे और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट जैसा करे, उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। बाद में पिटीशन तो हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे। ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों को अदालत में उठाना एक प्रभावी समाधान हो सकता है?
यस, इसमें तो ये इस तरह का मैटर, इसमें कोर्ट को तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पूरे मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, एविडेंस इनफ एविडेंस है जिसमें कन्विक्शन हो सकता है राज ठाकरे को और उनके बाकी जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने मारपीट किया है। ऐसे मैटर में जहां नेशनल इशू आता है, जहां देश की अखंडता और एकता को इतना बड़ा खतरा है, ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। पिटीशन फाइल करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी तो इसको लेना चाहिए सुप्रीम दत्ता, कोर्ट को। डॉक्टर लेना चाहिए दत्ता था। मेरे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, बहुत सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो लिया है। यहाँ पर रोज पिट रहे हैं, उत्तर भारतीय पिट रहे हैं, अभी कुछ दक्षिण भारतीय भी पिटे हैं, मराठी को लेकर पिटे हैं, किसी टिप्पणी को लेकर पिटी हैं, याचिका भी लगाई गई, लेकिन उस तरीके से संकेत निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार देख रही है, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस देख रही है, और वहां से कुछ सख्त संदेश निकल कर नहीं आ रहा। अगर एक बार घटना होती है, 2 बार घटना होती है, 3 बार घटना होती है, तो सरकार और प्रशासन को लगता है कि भाई कम से कम मुंबई की इमेज खराब हो रही है, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सख्त एक्शन नहीं दिखा रही है, पुलिस का कोई डर भय भी नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि कानून को हाथ में लेने का किसी के पास अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टी अगर कानून का उल्लंघन कर रहे और हाथ में अगर ले रहे तो कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को तत्काल कदम उठाने की अब नहीं कर रही है, वो नहीं उठा रही, तो क्या करें? मैं आ रहा हूँ, सारी चीजों पे ही आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कर्नाटका में भी जो जिस तरह की घटनाएं हो रही है कन्नड़ को लेके, बेंगलुरु में कितने सारे घटनाएं हुई हैं, क्या वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया था? नहीं उठाया है। तमिलनाडु में तो सरेआम ओपनली वहां की सरकार खुद हिंदी की विरोध करती है, दूसरी भाषाओं के विरोध करती है। तमिल के सिवा कुछ चीजों पे अनुमति नहीं है कि दूसरी किसी भाषा में कोई भी बात अपना रखे। वहां पे सरकार खुद इस तरह के पक्षपात कर रही है, खुद इस तरह के काम कर रही है। तेलंगाना में तेलुगु वाला मुद्दा लेके हैदराबाद में, गुंटूर में और कई सारे जगहों पे कितना सारा वायलेंस हुआ है। सरकारों ने क्या कदम उठाया है? तीन सरकार तो विपक्ष की सरकार है ना। सैयद जब्बार, जल्दी से रिएक्शन। तेलंगाना में और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी बात आती है। इसलिए मैंने कहा केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ साथ वोट की राजनीति और वोट चोरी का राजनीति को इस पे घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी जी को। वो अगर अपने बातों को लेकर राहुल गांधी यहाँ से कहाँ गए? नहीं, क्योंकि जवाब देना आवश्यक है ना इस पे। वोट चोरी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, क्योंकि पिछले वक्ता ने वोट की राजनीति और वोट चोरी का मामला लेके आया है। मैंने नहीं उठाया था वोट चोरी का मामला। अरे इनको रोकिए तो, अरे इनको रोकिए रोकना चाहिए था उस प्रवक्ता को जब उन्होंने वोट चोरी का मामला लेके आया था। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वोट चोरी की मामला को इस पे घसीटा जाएगा तो चुनौती है राहुल गांधी जी को। क्यों वो हलफनामा पे साइन क्यों नहीं कर रहे? वो अगर वो अपने बात पे इतना ही सच है और इतना ही कायम है और आपके तथ्य और अपने दलीलें अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर आपके हलफनामा पे चुनाव आयोग ने जो हलफनामा के बारे में कहा है उस पर साइन बहुत आगे चुनौती है श्रीमान राहुल जी को इस बात को लेके। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए। चुनाव आयोग की चर्चा दत्ता साहब बाद में करेंगे। चर्चा अपन महाराष्ट्र पे कर लेते हैं, मराठी पे कर लेते हैं, मुंबई पे कर लेते हैं। सैयद जब्बार, जल्दी, समय कम है मेरे पास। इनको तो रोकिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये रुकते नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि देखिए इनसे जब भी बात पूछी जाएगी महाराष्ट्र सरकार पे तो ये कर्नाटक पहुंच जाएंगे। इनसे सवाल पूछा जाएगा महाराष्ट्र से तो ये पहुंच जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, तमिलनाडु पे नहीं हो रहा है। अरे हो जा, खामोश बैठो यार, तुम लगातार बोलते हो। पक्षपात वाली राजनीति खत्म कीजिएगा। कर्नाटक में करे तो बहुत सही, बहुत अच्छा। कर्नाटक में हो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा। तमिलनाडु में हो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा। तेलंगाना में हो तो बहुत अच्छा। खाली महाराष्ट्र दिखाई देता है। मणिपुर के बारे में क्या जानते हैं? 10 दिन पहले मणिपुर घूम के आए हो। कोई से लेके इम्फाल से लेके चूड़ाचांदपुर से लेके सारे जगहों पे घूम के आया हूँ 10 दिन पहले। यहाँ स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। समय का अभाव है, माफी चाहता हूं, वरना चर्चा बहुत और लंबी हो जाती, बात और आगे निकल जाती। शुक्रिया मैं करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा पर बने थे। असल में महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी को लेकर मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप भी
जमीन पर उतरे, मुंबई में उत्तर भारतीय और मराठियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यहां की नब्ज है क्या। सुनिए। महाराष्ट्र मुंबई में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कोई मान्यवर है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी राय है मराठी और हिंदी के मुद्दे के बारे में। चिंटू जी, आप पहले बताइए कि राज ठाकरे ने एक मांग की है, राज ठाकरे की पार्टी ने, कि यहाँ पर 80% रिजर्वेशन मराठी लोगों को दी जाए। ये आपकी क्या इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भूमिपुत्रों को तो पहले जॉब मिलने चाहिए। 80% जो अगर जीआर में लिखा होगा, महाराष्ट्र सरकार के कानून में लिखा होगा, तो ये मांग जायज़ है। मगर उस मांग को मांगते हुए अगर मारपीट की जाए, गुंडागिरी कर जाए, तो ये कायदा हाथ में लेने की बात होगी, वो गलत है। अगर उनकी मांग 80% भूमिपुत्रों को जॉब के लिए, मराठी लड़कों के लिए, तो उस मांग में हम भी समर्थन देते हैं, मगर गुंडागिरी को हम समर्थन नहीं देते। वो मांग अगर जायज़ होगी तो उसको समर्थन मिलना चाहिए। भूमिपुत्रों को 80% जॉब महाराष्ट्र सरकार में मिलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मगर उसके लिए मार झोड़ मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए। अगर मारपीट करते हैं तो वो गलत है। प्रांतवाद, प्रदेशवाद ये नहीं होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि क्या? नहीं, भूमिपुत्रों को हर स्टेट में हर जगह पर मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज रहते हैं, जंगल जमीन जो रहते हैं, वो भूमिपुत्रों की होती है। और जो मनसे ने जो मांग की थी वो पनवेल में शायद की थी, और उस परिवेश में की थी कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोग आके वहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ के भूमिपुत्र हैं, उनको अन्याय नहीं होना चाहिए। और भूमिपुत्रों को उन्होंने तो ये भी कहा था कि पार्टनर होना चाहिए आप वहाँ पर। तो ये मांग में कोई गलत बात नहीं है। आप दुबई में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप लेनी पड़ती है वहाँ से। तो भूमिपुत्रों को मिलना ये अन्याय की बात नहीं, न्याय की बात है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या बताएंगे सर, ये 80% जो भूमिपुत्रों को जो देना चाहिए रिजर्वेशन, जो मांग हो रही है, आपको क्या लगता है? देखो, इसमें ऐसा है कि ये जो परसेंट वाला है, मैंने पहले ही बताया है कि कितना परसेंट है उस पर मेरा अध्ययन नहीं है, इसलिए परसेंट पर मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन एक जो जनरल कॉन्सेप्ट की बात है उस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सब जानते हैं और इसमें कोई नया बात नहीं है कि भाषा के आधार पर ही बॉम्बे प्रोविंस डिवाइड हुआ, और भाषा के आधार पर ही गुजरात बना है, महाराष्ट्र बना है। भाषा के आधार पर ही इसकी संरचना जो कुछ बाकी हुआ, ऐतिहासिक और भौगोलिक हुआ है, ये सब सच है। सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और फैक्ट्स कांट बी डिनाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और लगभग महाराष्ट्र में 9.5 या 10 करोड़ मराठी स्पीकिंग लोग हैं जो मूल रूप से मराठी ही बोलते हैं। तो इसलिए हर हाल में, हर कीमत पर मराठी संस्कृति का, मराठी भाषा का, मराठी मानुष का वो सम्मान होना ही होना चाहिए। उसमें कोई दो राय कभी भी हो नहीं सकती है। मेरा सिर्फ एक लेकिन कहना है, या मेरी डिमांड है, या मेरा सुझाव है, आप जो कोई भी शब्द इसमें जोड़ना चाहो, कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 26 जनवरी 1950 के बाद से हम गणराज्य हैं। तो जो हमारी 2 लैंग्वेज हर एक स्टेट के लिए एप्लीकेबल है ऑफिशियल कामकाज की, वो एक है उस स्टेट की लैंग्वेज और दूसरी है इंग्लिश। अब जैसे महाराष्ट्र में कामकाज चलना है तो इसकी पहली प्रेफरेंशियल भाषा जो है वो मराठी होगी, और उसके एडिशनल में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इस चीज़ को हम चीज़ ने स्वीकार किया है लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके पे, और यही नियम हर एक दूसरे स्टेट पर भी लागू है कि स्टेट की लैंग्वेज फर्स्ट प्रेफरेंस की होगी और इंग्लिश उसकी सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री लैंग्वेज होगी वो होगी। और जहाँ तक सवाल है ये परसेंट वाला, तो परसेंट एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात मैं दिल से मानता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूं, कि महाराष्ट्र में जो भी नौकरी निकलती है या वैकेंसी निकलती है या जो योजनाएं महाराष्ट्र के लिए आती हैं या केंद्र सरकार उनको पारित करता है, वो सब पे अधिकार यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो मराठी भाषी लोग हैं, उनका पहले है ही। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है और उसके बाद में स्टेट की पॉलिसी जो है और सेंट्रल की जो पॉलिसीज है, तो उसमें ये डिमांड एकदम जायज़ है, एकदम उचित है और एकदम सही है कि मराठी लोगों को नौकरियों में प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों का समर्थक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात का विरोध, मेरा विरोध सिर्फ एक चीज़ पर है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जो हमको स्वीकार किया है या जिस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है उसमें हिंसा के लिए हमने ना कहा है। मैं हाथ जोड़ के सबको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि संवाद और चर्चा से ही आज तक इस दुनिया में किसी भी विषय का सोल्यूशन हुआ है।
तो 26 जनवरी 1950 के बाद से हमने कहा, हमने जो स्थापना किया लोकतांत्रिक, संवैधानिक, व्यवहारिक, सामाजिक, हमने ये कहा कि हम जो कुछ भी बात कहेंगे, जो कुछ भी बात करेंगे, वो हम चर्चा से, संवाद से, आपसी बहसबाजी से, सहमति से करेंगे और हम किसी भी बात पर हिंसात्मक नहीं होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो, एक शब्द भी अगर कहीं लिखा होगा कि हमको इसमें हिंसा लाना है या तो मैं उस चीज़ का समर्थक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं खुद वो चीज़ जो कर नहीं सकता वो मैं कभी किसी को और मैं कह नहीं। हाँ, आपको बातचीत करना है, संवाद करना है, चर्चा करना है, बहस करना है, मैं 100 घंटे तक अवेलेबल हूँ, वो चाहे वो चीज़ों के समर्थन में हो या चीज़ों के विरोध में हो। लेकिन जो मुझे मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो कह करके गए, अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस ही मनाने वाले हैं ना, उसको दूसरी भाषा में आज़ादी का दिवस कहा जाता है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन क्यों कर सके, क्योंकि ऐसे ही हम लोग अलग अलग थे। हम एक हुए तब हमने जाकर के ये आज़ादी को पाया था। तो इस आज़ादी का सबको सम्मान करना चाहिए। हर किसी का एक फ्रीडम है, उसका स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है। जो लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार इनको मिलता है, वही मुझे मिलता है, हर एक नागरिक को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव तो है नहीं। आप अगर वो देखेंगे संविधान का जो सेंटेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी ऑल आर इक्वल्स इन इंडिया, तो हमारे जो मतभेद, मैं ना नहीं कहूँगा, 140 करोड़ का जो देश है वो बिना लफड़ा झगड़ा विवाद का चल ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन हर एक बात का एक प्रॉपर फोरम, एक लोकतांत्रिक पद्धति, एक संवैधानिक तरीका जरूर होना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदी और मराठी के मुद्दे के बारे में जो 80% की मांग हो रही है उसके बारे में? पहली बात तो मराठी में महाराष्ट्र से हो तो मराठी मेरा पहला प्रेफरेंस है। अभी हम बोलते दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, मतलब महाराष्ट्र की वैल्यू दिल्ली में पता है लोगों को क्या है। तो इसमें कैसा है, महाराष्ट्र में पहली प्रायोरिटी महाराष्ट्र को देनी चाहिए। अभी आप बोलोगे कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लैंग्वेज है इंडिया में, आप देखने जाओगे तो तमिल है, साउथ में बहुत सारे, मतलब एक अलग अलग अपनी भाषा है, संस्कृति है, पर महाराष्ट्र की वैल्यू रखनी चाहिए। सरकार ने इस मुद्दे पे ज़्यादा, सरकार दूसरे मुद्दों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ये महाराष्ट्र में रहनी चाहिए, जो मतलब जो बोलते हैं ना हम कि इस चीज़ को फोकस करो, ये इम्पोर्टेंट है। ये लोगों से अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे बहुत सारे लोग क्या हो रहे, हल्ले हो रहे, झगड़े हो रहे, कंट्रोवर्सी, उसमें दूसरे फायदा उठा रहे। महाराष्ट्र के लोग ये सब करेंगे नहीं, हम यहाँ पे कमाने आए, इस मिट्टी में हम लोग ये सब करने नहीं आए। मैं इतना ही बोलूँगा कि सरकार ने इस पे अंमलबजावनी करनी चाहिए अच्छी तरीके से, और दोनों बाजू से देखना चाहिए कि क्या है, क्योंकि सिक्के को एक ही जगह नहीं रहती, दोनों जगह रहते। ये जो मारपीट हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? मारपीट हो रही है, अभी तो मैं तो नहीं था इस जगह पे, तो इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, समझ रहे हो। मारपीट हो रही है, मैं देखा न्यूज़ पे, पर इस पे क्या है, मैं खुद मेरे आंखों से देखा नहीं हूँ ना, मुझे मीडिया दिखा रही है, प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा हूँ। इसमें मैं नहीं जज कर सकता कि क्या गलत है क्या सही है। आपको क्या लगता है मारपीट के बारे में? नहीं, मारपीट मतलब ऐसा है कि पूरे राज्य भर में मारपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ जगह पर कुछ मामला हुआ है, ये सच है, लेकिन पूरे राज्य भर में हर जगह मारपीट ही हो रहा है, सब जगह दंगा हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात गलत है, लेकिन कुछ घटनाएं जो हुई हैं वो सबको टीवी पर सबने देखा है। लेकिन सुबह से उठ के रात तक मारपीट ही हो रहा है, दंगा ही हो रहा है, लफड़े हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये सब गलत परसेप्शन है, इस बात में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ जगह जो हुआ है वो हुआ है, और सबने देखा है तो देखा है, और सबने अपना विचार व्यक्त किया है। मुझे कुछ नया बोलने जैसा उसमें कुछ है नहीं। मारपीट के बारे में आप क्या? देखिएगा, एक बात है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो ऐसी बात है कि मारपीट की छुटपुट घटनाएं हुई है जो गलत है, हम उसको गलत ही मानते हैं, असंवैधानिक है। लेकिन ये जो मीडिया है, ये मीडिया उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की छवि उसमें बिगड़ रही है। जो भी देखिएगा, इतनी सी बात है। आज ये हमारे मित्र है, कोविड से लेके हर चीज़ में हम साथ साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, विचार प्रकट करते हैं। लेकिन ये मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मीडिया दिखा रहे हैं, मीडिया से मेरी विनती है कि महाराष्ट्र में लाखों लोग जो है पर प्रांत से रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। परप्रांतियों को भी महाराष्ट्र की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं हुई है उसमें कुछ परप्रांतीय लोगों ने बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग किया था। ये हमने खुद मतलब समझा है और पढ़ा है और देखा भी है। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, शांति अमन रहना चाहिए। उसी में हमारा देश जो है ना आगे जाने वाला है। आपको पता है सुनील दत्त जी का एक गाना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
आओ नया देश हम लोग बनाएंगे। तो वैसा नया देश बनाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मारपीट के बारे में आप देखिए, मारपीट का तो हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से कानून कायदा व्यवस्था बनाई है, मारपीट की कुछ 2-3 घटनाएं हुई, उसके अंदर जो सामने का व्यक्ति था वो भी कुछ उलट बात करने पे मारपीट हुई। और जो पार्टियां मारपीट कर रही है, जो लोकल पार्टियां मारपीट कर रही है, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए सरकार बैठी है। उनके ऊपर एफआईआर हुआ, जेल गए, सब गए। मगर जो पर प्रांतीय लोग आके यहाँ माजूरीगिरी, जो मराठी में बोलते हैं माजूरीगिरी करतात, उसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। आप बाहर से आए हो, आप 15-20 साल से इस महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए। जिस धरती पे आप कमाते हो, खाते हो, आपका बसेरा करते हो, वहाँ की भाषा आप नहीं बोलोगे तो आपको इस दर की भूमि से, आपके यहाँ के लोगों से आपको नफरत है, यहाँ की भाषा से आपको नफरत है। ये भी बात देखनी चाहिए। तो मारपीट ना करे, मगर मारपीट के लिए कानून बना हुआ है। मारपीट क्यों होती है उसकी भी रिसर्च होनी चाहिए। मारपीट क्यों होती है, आदमी क्यों मारता है, वो सामने वाला किस तरीके से रिएक्शन देता है, उसके ऊपर मारपीट होती है। तो जो लोग यहाँ से काफ़ी सालों से रह रहे हैं उनको मराठी आनी चाहिए, ये मेरा भी सिद्धांत है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर मराठी हिंदी विवाद पर मुंबई के डोंगरी में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, ये देखिए शाहिद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भाषा के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गैर मराठी भाषियों को मराठी न आने पर वो बुरी तरह से पीटते हैं, उससे माफ़ी मंगवाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो भी वायरल करते हैं। इस वक्त हम मुंबई के डोंगरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या भाषा के नाम पर इस तरह से मनसे के गुंडों के जरिए जो किया जा रहा है वो किस नज़रिए से इसे देखते हैं। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हर 2 दिन पे एक न एक वारदात सुनाई देती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो भाषा का मुद्दा है ना, ये एक सियासी शोबदेबाजी है और ये शोबदेबाजी और उससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है और आपस के अंदर भाषावाद पैदा किया जा रहा है। बम्बई शहर जो है उसमें पूरा हिंदुस्तान बसता है और यहाँ पर हर बोली भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो जिसकी भाषा में बात करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, और जिसको जो भाषा समझ में आती है वो सबको उस भाषा में बात करते हैं। रहा हिंदी का सवाल, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। जब हिंदी और उर्दू का जब इलेक्शन हुआ तो हिंदी एक वोट से जीती थी, उर्दू एक वोट से हार गई थी, मगर आज वो पूरी भाषा पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है और समझी जाती है। हर 20 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर भाषा का लबो लहजा बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हाँ, हर 20 किलोमीटर वालों ने यही बोलना कि हमारी भाषा का इस्तेमाल करो। अरे मराठी भाषा जो है हम मानते हैं कि महाराष्ट्र की भाषा है, मगर जिसको जो समझ में आता है वो बात करेगा। आज नोट के ऊपर देखो 15 से ज़्यादा भाषाएं हैं और इससे ज़्यादा कई भाषाएं हैं। इसलिए ये एक शोबदेबाजी है और इसके ऊपर आवाम को ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे जो है जानबूझकर जो है लाए जाते हैं, फिर चुनाव के बाद मुद्दे गायब? इससे पहले भी ऐसे ही कई मुद्दे आ गए। वो ये एक मिनिस्टर है, ना इंच में ना फुट में, ना डोरी में ना लंबे में, इतना गिड्ढा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ पूछो मत। उसका मुंह बंद नहीं करते, वो संविधान के खिलाफ बोलता है, उसकी मिनिस्ट्री छीन लेना चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये जानबूझ के छोड़ा जाता है। ये गुंडों को ऐसा छोड़कर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम करते हैं लोग। क्या लगता है कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता? असल में हालात इस तरह से हो गए कि ना, एक कोई चीज़ को लेके ना, जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करते फिर गेयर डालते फिर गाड़ी आगे बढ़ते, उसी तरह ये लोग ने इस जुबान को आगे लेके आया और इसके ज़रिए दूसरे जो चीज़ें हैं आगे बढ़ा रहे। बेकार का बेवजह लोगों को मारा जा रहा है। जुबान किसी की है ही नहीं है, जिजान आपने अपनी बनाई। जैसे मैं कोकन से हूँ, मेरी जुबान कोकनी है, तो मैंने किसी पे जोर डालता मेरे को उर्दू नहीं आती, मराठी नहीं आती, कोकनी आती,
एक बार हम लोग के चिपलून में अभी एक औरत गई थी कुछ फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ का जो बैठा हुआ था बोले मुझे हिंदी नहीं आती तो मराठी में बात कर, तो बोलती मैं मराठी बोल ही नहीं सकती, मेरी जुबान कोंकणी या उर्दू में बोल सकती हूँ। ने वो जबरदस्ती किए थे, बहुत जबरदस्त औरत के पास जबरदस्ती किए थे, लेकिन बाद में वहाँ का जो मैनेजर कोई था उसने माफी मांगा और मामले को सटा डाला। लेकिन ये गलत है ना, औरतों के साथ तो नहीं करो, कम से कम औरत वहाँ की रत्नागिरी कोंकणी है, वो उसकी मराठी जुबान नहीं, लेकिन कोंकणी बोलती है, मराठी और कोंकणी में थोड़ा फर्क है, लेकिन जबरदस्ती करे नहीं हमारे साथ मराठी में ही बात कर, तुम हम आपके पेपर भरेंगे न तो पेपर लेंगे नहीं हम आपके। तो कहीं ना कहीं जो गैर मराठियों के या भाषा जिनको नहीं आती उनकी मजबूरियों का भी फायदा उठाया जाता है। अब मैं अभी बीएमसी चुनाव है और उससे पहले इस तरह के भाषा के नाम पर शोषे छोड़े जा रहे हैं। आप बताइए कि आपके यहाँ के बुनियादी ऐसे मसाइल कौन से हैं जिनके बारे में इस वक्त बात होनी चाहिए थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? अभी मसले मसाइल तो बहुत है भाई, गरीबी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इस पे क्यों नहीं बात करते? इसका मुद्दा बनाओ ना, इसका मुद्दा बना। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज ऐसे हालात है भाई, यकीन करो हम लोग घरों में लोगों के खाना नहीं बनता है। क्या प्याज नहीं, प्याज कितना किलो, ऐसा किलो। अभी जो पेट्रोल डीजल दिन ब दिन बढ़ रहा है, 50 पैसा बढ़ता है, लेकिन 50 पैसा बहुत महंगा पड़ता है लोगों को, बहुत महंगा पड़ता है। हर साल में कहाँ 50 रुपये डीजल पेट्रोल था, अब कहाँ गया है? 100 के ऊपर पेट्रोल गया हुआ है। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा, है ना? लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, क्या रोडों पे सब्जी लाके भिंडी बाजार से इधर से सब्जी लाके 100 की लाके उसको 150 करके कमा रहे, उसको भी कमा नहीं दे रहा है। जुबान पे तुम करो ना फिर काम। तुम्हारी लोग कहाँ गए? महाराष्ट्र बोलते, तो महाराष्ट्र से काम कराओ। मैं तो खुद महाराष्ट्र को बोलता हूँ, क्यों हाथ पे हाथ लेके बैठे हो? काम करो ना, आप काम धंधा क्यों नहीं करते? खेती छोड़ के बैठे हुए, खेती के जो मसले मसाइल है, जैसे मेरी खुद 32 एकड़ खेती है, लेकिन अब मेरे को मसला, मेरे पास लेबर नहीं है। मैं खुद ट्रैक्टर लिया, मैं ट्रैक्टर मार के मैं जमीन को सिजाया मैंने। पब्लिक महाराष्ट्र कोई आता ही नहीं काम के लिए, जॉब के लिए आते हैं। महाराष्ट्र औरतें गांव छोड़ के, रत्नागिरी छोड़ के बम्बई में आ रहे, क्यों आ रहे? बर्तन माज के पैसा कमाने के लिए आ रहे। उनके पास कोई है ना, इनकम कोई है ही नहीं उनके पास, करेंगे क्या करेंगे? तो बम्बई के कपड़े धो के, बर्तन धो के अपने दिन निकाल रहे, अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले भाषा का मुद्दा छेड़ना, बुनियादी जो मसाइल है उनसे लोगों को दूर रखना, फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हालात जो का तो? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये मैं बोला ना कि ये सौदेबाजी है। अभी इलेक्शन आएगा, अभी हर मुद्दा जागेगा। अभी भाषा का मुद्दा है, फिर उसके बाद जातिवाद का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। अभी भाई ने जो बोले कि महंगाई का ये मामला है, लोग खाने को मोहताज हो गए हैं, तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। बस वो लड़ा देंगे आपस में और इलेक्शन हो जाएगा, वोट ले लेंगे, चुन के आ जाएंगे, फिर जहाँ का वहाँ, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। 5 साल तक कोई आने वाला नहीं है। शुरुआत मनसे ने भाषा से की थी और फिर हाल फिलहाल में उन्होंने जो है मराठी रिजर्वेशन को लेकर जो है मांग शुरू कर दी। अब मराठी रिजर्वेशन, अभी आप बोलो, यही लोग मराठी के स्कूल बंद कर रहे हैं। कोंकण में आप जाके देखो, मराठी स्कूल बंद हो गए, उर्दू स्कूल बंद हो रहे। ये सब ढकोसलेबाजी है कि हमको आरक्षण मुद्दा दो, आरक्षण का मुद्दा ये सब गलत बात है। इनको सिर्फ किसी भी तरह इलेक्शन में आना है और माहौल को गरमा देना है और उसके बाद वोट लेके अपना उल्लू सीधा करना है। आप क्या कहना चाहें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी है सब फालतू है। काम के पीछे भागो, लोगों को काम करवाओ, काम लगवाओ। जी बोलिए। ये मराठी क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं भी मोहम्मद उबैद नाम है मेरा, उबैद खान, मी पण मराठी बोलतो। ते लोग काय सांगते थे, बटला आहेत नितेश राणे, ते बोलते तू उतून जा, टोपीवाला आहेत, दाढीवाला आहेत, टोपी दाढीवाला काय, सगळे लोग मराठी बोलतो। तुम्ही कारोबार देखा, काय करा, बस वो सब फालतू है। मतलब कि यही कि जो रोजगार है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, कहना चाहते हैं? रोजगार पे फोकस करो। लोग काम काज कर रहे, नहीं कर रहे, रोड बना रहे, खड्डे हो जा रहे, आप उसके पीछे फोकस करो। हिंदी मराठी क्या है? बल्कि इंग्लिश, हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है। हिंदी मराठी ऐसी लैंग्वेज नहीं है, आप महाराष्ट्र के अंदर ही बोल सकते। आप महाराष्ट्र के बाहर जाओ, उनको मराठी नहीं आती है, तो उसको सीख के मतलब नहीं है, बोल के मतलब नहीं है। आप इंग्लिश बोलो, मराठी इज नॉट कंपल्सरी, ये मेरा कहना है। ये सुबह ऐसा नहीं लगता है कि इस इलाके के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, छोटी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, छोटी चाल है,
बोलते हैं ना एकदम छोटी छोटी गलियां हैं, पार्किंग का मसला है, लंबे समय से जो है लोग परेशान हैं यहाँ के लोग, लेकिन उनके बारे में बात कोई नहीं करता। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत ज़्यादा होती है। सर यहाँ के जो आबादी है ये इतनी तंग गलियों में है, अगर आपका इसका मेडिकल वो निकाले तो आपको कम से कम उसके अंदर 20% लोग टीबी के मरीज नजर आएंगे। बीमार है सब, बूढ़े हैं, ज़ईफ हो गए, यानी जवान आदमी भी अब बूढ़ा हो रहा है, ये हालत है, खस्ता हालत है, परेशान है। यहाँ पर न रोजगार है न कोई काम धंधा है और यहाँ के सब बर्बाद हुआ है। ये सब कुछ सब छोड़ दिए और वो हिंदी और भाषा और मराठी और जातिवाद ये लेके चल रहे हैं। असल में इलेक्शन आ गया ना, इसलिए सब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इस बीएमसी इलेक्शन में मनसे को कितनी मदद मिलेगी इस भाषा के जो शोषा उन्होंने छोड़ा है? अभी वो खुद देखो, वो खुद अपने एक जैसे एक हमारी उर्दू किताब में था शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली, उसी जिस शाख पे बैठा उस शाख को काट रहा था, तो किसी ने बोला क्या करा तो नुकसान होगा, तो क्या करो नुकसान, तो आखिर उसका नुकसान वही तो हो गया, तो अपना नुकसान करने पर आप तुले हुए लोग। महाराष्ट्र लोग इससे उनसे खुश नहीं है, ये मनसे से खुश नहीं है। अभी क्या मजबूर है इसके लिए चल रहा है, नहीं तो खुश नहीं है, कोई खुश नहीं। अब देखो उनके पास कोई हाथ नहीं था, दूसरे के हाथ पे हाथ डाल दिया उन्होंने। अब बेचारे लाचार थे, उनका न कोई भी उनका नगर सेवक है न कुछ, मेहनत कर रहे कुछ नहीं, लेकिन मेहनत का फल उसी को मिले तो सच्चा रहेगा वो। अब महाराष्ट्र के लिए हो रहा है क्या, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? देखो बूढ़े लोग खेती खत्म हो गई, खुदकुशी कर रही है, खुदकुशी कर रहे भाई। बच्चे माँ बाप को पूछते हैं, बच्चे लोग बम्बई में आके ओला चला रहे, गाड़ी चला रहे, टैक्सी चला रहे, हाथ गाड़ी चला रहे, कौन उनकी खेती सींचेगा? खेती पड़ी हुई माशाल्लाह, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं, इनकम नहीं, कहाँ से आएगा, बीज नहीं कहाँ से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थे डोंगरी के लोग थे जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी, लेकिन इन सारी बातों में कुछ अहम बातें ये भी रही है कि ग्रामीण में आप देखिए कि जो किसानों के खेतों की जो बदहाली है, किसानों की जो है खुदकुशी है, वजह क्या रही है? क्योंकि वहाँ से लोगों ने जो है पलायन करके मुंबई चले आए और वो जगह, वो किसानों की वो जगह जो है अभी भी सूनी पड़ी हुई है, बंजर ज़मीनें हो गई हैं। और इलाके की बात करें तो इलाके में जो बुनियादी मसाइल है, देखिए उन बुनियादी मसाइल में है इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, पार्किंग का मसला है, छोटी छोटी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, जिनको लेकर कोई भी सियासी जो शख्सियत है या कोई भी सियासी लीडर है बातचीत नहीं करता। बस इलेक्शन के वक्त में जो है कुछ इसी तरह के शोषे छोड़े जाते हैं जिनसे जनता को जो है अपनी तरफ जो है या उनके वोट अपनी झोली में जमा करने के लिए ये तरीकाकार अपनाया जाता है। अब मनसे को बीएमसी इलेक्शन में इससे कितनी मदद मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।